तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन सर में। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश फ्लुएंसी का सिलेबस। मतलब इंग्लिश फ्लुएंसी को हम आज पूरा ख़त्म कर देंगे इस एक ही वीडियो में। और ये वीडियो सिर्फ इंग्लिश फ्लुएंसी के फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है, तो सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए इतनी नहीं होने वाली। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा इंग्लिश फ्लुएंसी का सिलेबस है वो क्या क्या है। ठीक है, तो जो हमारे इंग्लिश फ्लुएंसी का सिलेबस है उसमें से ये मैंने कुछ मेन टॉपिक आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे होंगे ये मैंने लिए हैं। अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपके 80 से 90% आपके पेपर में नंबर आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या है। सबसे पहला है हमारा डायरी एंट्री। ठीक है, दूसरा है हमारा ब्लॉग पोस्ट और फेसबुक पोस्ट, ये दोनों ही एक तरह की होती है। तीसरा है हमारा डायलॉग राइटिंग। चौथा है हमारा नोट मेकिंग। फिफ्थ है हमारा ब्लॉग राइटिंग। सिक्स्थ है हमारा जॉब एप्लीकेशन। सेवंथ है हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन। एट्थ है हमारा FIR। ठीक है, इसे फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी कहा जाता है। आगे है हमारा इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर। सबसे लास्ट में मैंने लिखा है फ्री मार्क्स अनसीन पैसेज। हाँ, तो जैसे आप बचपन से पढ़ते हैं मतलब पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आपने देखा होगा कि छोटी क्लासेस में भी अनसीन पैसेज आते हैं, बड़ी क्लास में भी। मतलब ये प्रथा है जो कि पहले से चलती हुई आ रही है। तो हमारे BCom के इस इंग्लिश फ्लुएंसी के पेपर में भी अनसीन पैसेज आएगा और ये मार्क्स आपके एकदम फ्री के होते हैं, तो आप इसे जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इन टॉपिक को अब हम समझते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है डायरी एंट्री। तो अब देखते हैं कि डायरी एंट्री को हम कैसे लिखते हैं और कैसे लिखें ताकि हमारे पेपर में अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको ये फॉर्मेट दिया है ना, बस आपको ऐसे लिख के लाना है, मतलब लिख के आना है। अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपकी जो फॉर्मेट है उसमें कुछ भी गलती नहीं होगी और जो एग्जामिनर है वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले हमारी आ जाएगी डे, दूसरा हमारा आ जाएगा डेट। ठीक है, तो ये दोनों आपको एक ही लाइन में लिखनी है। फिर इन दोनों के बाद आपको बीच में एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद आपको लिखना है टाइम। टाइम के बाद आपको PM, हाँ वैसे PM में ही लिखते हैं, मतलब रात के टाइम में लिखते हैं डायरी एंट्री। ठीक है, फिर आपको लिख देनी है यहाँ पे होम। होम मतलब जहाँ पे आप लिख रहे हो। होम का मतलब तो वैसे घर होता है, लेकिन आपको यहाँ पर वो जगह का नाम लिखना है जहाँ पर आप बैठकर डायरी एंट्री को लिख रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपको शुरू कर देना है डियर डायरी लिख के। उसके बाद आपको मतलब जो भी आप लिखने वाले हो ना, उसकी एक टाइटल दे देना है उसे। जैसे आज मैं लिखने वाला हूँ कि मैं गया था पार्टी में, तो मतलब एक टाइटल दे देना है कि जैसे मैं पार्टी में गया तो मैं बहुत खुश था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा अलग दिया है। आज मैं सैड था, ऐसे करके समथिंग करके मैंने इसमें कुछ लिखा है। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है इसमें टुडे आई एम वेरी अपसेट एंड आई डोंट नो वेयर टू बिगिन। तो मैंने इसमें लिखा हुआ है कि आज मैं बहुत अपसेट हूँ और मुझे ये नहीं पता कि मुझे कहाँ से चालू करना है। तो ठीक है, फिर आपको मतलब शुरू में एक लाइन दे देनी है, ऐसी एक अच्छी सी लाइन। ठीक है, उसके बाद आपको स्टार्ट कर देना है सो इन द मॉर्निंग, मतलब अपनी बातें बतानी है। सो इन द मॉर्निंग, जैसे मैं स्कूल जा रहा था तो फिर स्कूल में मैम ने मेरी कॉपी चेक कर ली। ठीक है, मतलब ऐसी समथिंग करके आपको कुछ पूरे अपने जो दिन की बात है ना उसे बताना होता है। डायरी एंट्री का मतलब भी यही होता है कि आपको अपने जो भी पूरे दिन में हुआ है उसके बारे में बताना है। लेकिन पेपर में आपको ये नहीं कि आपके दिन में क्या हुआ है वो बताना है। पेपर में आपको ऊपर एक हेडलाइन लिखी हुई आएगी, आपको उस हेडलाइन को समझना है। जैसे उसमें बोला होगा कि तुम एक बर्थडे पार्टी में गए थे, ठीक है, तो उसके ऊपर डायरी एंट्री लिखो। ठीक है, तो फिर आपको उसे पढ़ने के बाद लिखना है। लास्ट में सबसे आपको लिख देना है गुड नाइट। ठीक है, क्योंकि रात के टाइम लिखी जाती है। फिर अपना नाम लिख देना है। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा ये वाला टॉपिक। चलिए अब अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ब्लॉग पोस्ट और फेसबुक पोस्ट। तो आप फेसबुक ये चीज़ें तो चलाते ही होंगे। ठीक है, तो आप उस पर देखते हैं कि पोस्टमैन मतलब पोस्ट डालते हैं लोग बस। ठीक है, और उनके साथ लिख कर भी कुछ डालते हैं। तो हाँ, बस वही पोस्ट आपको डालनी है। तो सबसे पहले पोस्ट में हमारा क्या होता है, टाइटल आई कैच। ये इसका मतलब है कि आपको ऐसा टाइटल डालना है जो कि देखने में अट्रैक्टिव लगे। यूट्यूब पे आप वीडियो देखते होंगे तो उसमें ऐसे ऐसे टाइटल लगे हुए होते हैं, टाइटल थंबनेल लगे हुए होते हैं, ताकि आप मतलब
देखते ही उस पर क्लिक कर दो, ठीक है। तो आपको भी ऐसा ही टाइटल डालना है जो कि देखने में अट्रैक्टिव लगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जैसे जो भी आप नीचे लिख रहे हो, मतलब जिसके बारे में बता रहे हो, उसका इंट्रोडक्शन देना है सबसे पहले। जैसे आज की जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, सुनो। हाँ, जैसे मैं आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप पेपर में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, ठीक है। तो जैसे मेरी ये ब्लॉग पोस्ट है और मैं नीचे फोटो दे दूंगा, तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको टाइटल डालना है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना है, फिर उस चीज के बारे में बता देना है जिस चीज को आप डाल रहे हो, ठीक है। और फोटो पिक्चर्स ये भी आप बना सकते हो यहाँ पे पोस्ट में, ठीक है। वैसे इतना कंपलसरी नहीं है, बट आप बना भी सकते हो। लास्ट में आपको क्या करना है कि कंक्लूजन दे देना है विद अ क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस तरह को आपको, मतलब इस तरह से आपको कंक्लूजन दे देना है। ये वीडियो के बारे में मत लिख के आ जाना पेपर में, आपको पेपर में मतलब एक क्वेश्चन आएगा, उससे पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। तो होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डायलॉग राइटिंग। डायलॉग का मतलब ये होता है वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसका मतलब कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। मतलब डायलॉग राइटिंग का मतलब होता है कि दो लोगों के बीच में बातचीत। तो मैंने एग्जाम्पल भी दिया नीचे, चलिए इसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखा है राम वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। श्याम टेम्पल। तो राम ने पूछा कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, किससे पूछा, श्याम से। श्याम ने बोला मैं टेम्पल पे जा रहा हूँ, मतलब मैं, टेम्पल क्या होता है, मंदिर होता है ना, हाँ, तो मैं मंदिर पे जा रहा हूँ। राम ने बोला ओहो कैन आई ऑल्सो गो विद यू। तो उसने बोला कि ओह क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। श्याम ने बोला वाई नॉट, क्यों नहीं। तो ऐसे कर करके मतलब आपको एक स्टोरी टाइप बनानी है, ठीक है। और टॉपिक वही सेम बात, टॉपिक आपको पेपर में दे रखा होगा, उससे रिलेटेड ही बनानी है, ठीक है। तो आ गया होगा आपको ये समझ, ठीक है। का ईजी था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग का मतलब क्या होता है, जब आप पेपर के 2-3 दिन पहले पढ़ते हो, वीडियो देखते हो, तो क्या करते हो, आप कॉपी पेन उठाते हो और जो उसके कीवर्ड होते हैं ना, मेन पॉइंट होते हैं, उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर लेते हो। यही करते हो ना, तो बस वही करना है आपको नोट मेकिंग में। नोट मेकिंग में आपको क्या करना है, जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इंपॉर्टेंट, उसी चीज़ों को नोट करना है। किसे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को, ठीक है। तो जैसे पेपर में क्या होगा, आपको ना ऊपर एक पैराग्राफ दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है, पैराग्राफ। उस पैराग्राफ को पढ़ के आपको नोट बनाना होता है, ठीक है। नोट बनाना होता है, नोट्स मतलब उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी होती है। जैसे नोट मेकिंग में सबसे पहले आपको एक हेडिंग लिख देनी है, ठीक है। हाँ, हेडिंग से ऊपर टाइटल भी लिखना होता है, वो मैं गलती से लिखना भूल गया, ठीक है। तो आप ध्यान देना थोड़ा सा। तो सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है कोई। जैसे आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, वो था कपड़ों से रिलेटेड, तो हम टाइटल क्या लिख देंगे, न्यू क्लोथ्स। जैसे कुछ भी लिख सकते हो आप, वंडरफुल क्लोथ्स, तो कुछ भी, ठीक है। एक अट्रैक्टिव सा टाइटल दे देना है। उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है, मतलब जो आपने पैराग्राफ पढ़ा उसमें एक हेडिंग में कन्वर्ट कर देना है। जैसे आपने पहला पैराग्राफ पढ़ा था तो उसमें लिखा था क्लोथ्स के बारे में, तो आपको हेडिंग में लिख देना है जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोथ्स, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोथ्स। फिर आप बात कर लेते हैं सब हेडिंग। सब हेडिंग में आपको क्या करना है, सब हेडिंग में आपको जो इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोथ्स के बारे में आपने पढ़ा था ना, उसमें से जो मेन लाइन थी, मतलब जो पहले पैराग्राफ में आपने पढ़ा था क्लोथ्स के बारे में, उनमें से जो मेन लाइन थी वो आपको लिख देनी है, ठीक है। लास्ट में आप क्या बात कर लेते हैं, लास्ट में है एंड मेक अ बॉक्स ऑफ एंड मेक अ बॉक्स ऑफ एब्रीविएशन। इसका मतलब क्या होता है कि आपको एब्रीविएशन का बॉक्स बनाना है। इसका मतलब कि आपको ना जो वर्ड होते हैं ना, उन्हें ना शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखने के बाद जो वो आपने वर्ड शॉर्ट फॉर्म में जो यूज़ किए हैं, उन्हें नीचे आपको दिखाना भी है कि इस जो वर्ड है इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है, मतलब फुल फॉर्म है, ये है। देखो मैंने नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा, तो मुझे उस पैराग्राफ में दिखा कि कॉटन क्लोथ्स के बारे में, तो मैंने मेन हेडिंग क्या दी आपको, कॉटन क्लोथ्स। फिर अब मैंने इसकी सब हेडिंग क्या दी, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस। ये इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है, बट मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया है। और जो इसके फुल फॉर्म है वो मैं कहाँ पे लिखूंगा, एब्रीविएशन बॉक्स में, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन विंटर। तो ये हमारे लिए विंटर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सारे क्लोथ्स ही होते हैं, सिंपल सी बात है। दीज क्लोथ्स
प्रोटेक्ट अस फ्रॉम विंटर, यहाँ भी मैंने यूज़ करी है क्या, शॉर्ट फॉर्म। तो ये जो क्लोथ्स होते हैं ये हमें विंटर में प्रोटेक्ट करते हैं। दीज क्लोथ्स ऑल्सो कीप अस वॉर्म, ये जो क्लोथ्स है ये हमें गर्माहट प्रोवाइड करते हैं। मतलब जब गर्मी सर्दी में अगर हम इन क्लोथ्स को पहनते हैं तो हमें गर्मी मिलती है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एब्रीविएशन बॉक्स बना देना है। जैसे मैंने IMPOR डॉट इम्पोर, इम्पोर की फुल फॉर्म क्या है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या यूज़ करा था, प्रोट, ठीक है। प्रोट की फुल फॉर्म क्या है, सॉरी ये आगे पीछे हो रही है बारम्बार स्लाइड, ठीक है। हाँ तो फिर प्रोट की क्या है हमारी, प्रोटेक्ट, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको। होप कि आपको ये नोट मेकिंग समझ आई होगी, ठीक है। अब चलते हैं अगली टॉपिक की तरफ। हाँ, आगे है हमारा ब्लॉग राइटिंग। तो ये ब्लॉग राइटिंग भी हमारी ब्लॉग पोस्ट की तरह ही होती है, बट इसमें कुछ चीज़ें होती है, ठीक है, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ब्लॉग राइटिंग में सबसे पहले आपको एक टाइटल लिख देना है, जैसे ही मैंने ब्लॉग पोस्ट में बताया था, ठीक है, अट्रैक्टिव सा टाइटल। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन लिख देना है उस ब्लॉग के बारे में, इंट्रोडक्शन। जैसे मैं कपड़े के बारे में लिख रहा हूँ तो पहले मैं बता दूंगा कि कपड़ा मेरा सिल्क, जैसे मैं सिल्क के कपड़े के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको मेन बॉडी, मतलब उसकी मेन इंपॉर्टेंस क्या है कपड़े की, ठीक है, हम उन्हें क्यों परचेज करें, क्यों सेल करें, मतलब उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको लिख देनी है। फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन दे देना है कि कपड़े हमें इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि वो हमें इस चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं। तो मेनली आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन, दूसरा मेन बॉडी, तीसरा कंक्लूजन। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो आपको ये समझ आया होगा। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एप्लीकेशन देनी होती है, तो उसे ही जॉब एप्लीकेशन कहा जाता है। तो जॉब एप्लीकेशन का सेम फॉर्मल लेटर, तो आपको फॉर्मल लेटर पता नहीं होगा, चलिए मैं आगे बताऊंगा फॉर्मल लेटर। तो जो जॉब एप्लीकेशन होती है वो फॉर्मल लेटर की तरह ही होती है। आपने बचपन में लेटर लिखे होंगे, उसकी तरह ही होती है हमारी जो जॉब एप्लीकेशन लेटर होती है। लेकिन इसमें बस क्या चेंजेस होते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो बस आपको इसमें अपना बायोडाटा, अपनी पर्सनल डिटेल अटैच कर देनी है। मतलब कि आपको सारा सेम टू सेम ऐसे लिखना है कि सर मुझे जॉब चाहिए, मुझे आपकी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट मैंने देखी, ठीक है, वहाँ से मुझे पता चला कि आप जॉब प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो आप मुझे लगता है कि मेरी क्वालिफिकेशन इस जॉब के लिए मतलब सफिशिएंट है, इसलिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उस जॉब में, ठीक है। और आपको फिर अपना बायोडाटा लगा देना है कि मेरा नाम ये है, ठीक है, अगर आप मुझे रखना चाहते हो तो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो, ठीक है, मेरी फ़ोटोज़ ये है, ठीक है। मतलब अपनी सारी जो डिटेल है ना, पर्सनल डिटेल, वो अटैच कर देनी है, ताकि जो जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो उन लोगों जो वो लोग हैं वो आपको इजीली बुला सकें, ठीक है। अगर आप कुछ पर्सनल डिटेल नहीं लगाओगे तो वो आपको बुलाएंगे कैसे, ठीक है। आगे आपको क्या करना है, क्वालिफिकेशन, मतलब उस लेटर के अंदर ना आपको अपनी सारी क्वालिफिकेशन लिख देनी है कि मुझे इंग्लिश अच्छी बोलनी आती है, मैं 12th पास हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, मैंने BCom का कोर्स कर रखा है। मतलब जो भी सारी आपकी क्वालिटीज़ है, क्वालिफिकेशन है, स्किल्स है, वो सारी चीज़ आपको लगा देनी है। लास्ट में आपको रेफरेंस दे देना है। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, रेफरेंस की मतलब आप इन लोगों से पूछ सकते हो मेरे बारे में, कि मतलब अपनी गुडविल के बारे में। मतलब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं एक कंपनी में गया तो मैं अपना मतलब अपने बारे में रेफरेंस उन्हें किसके द्वारा दे सकता हूँ कि आप इनसे पता कर लो। और रेफरेंस हमेशा एक बड़े व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, जैसे कोई डॉक्टर हो, कोई लॉयर हो, ठीक है। तो रेफरेंस आप उसका नंबर लिख सकते हो कि ताकि कंपनी वाले उनसे फ़ोन करके आपके बारे में पूछताछ कर सके, ठीक है। मतलब कि ये अच्छा बंदा है, ये कैसा है, ठीक है, वो, ठीक है। तो बस यही है इसमें। आगे बात कर लेते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन। इंटरव्यू क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि वाइवा हुआ होगा आपका क्लास 12th में, ठीक है। अगर आपने दिया है तो अगर वाइवा हुआ होगा तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आप जाते हो मैम के पास, मैम बोलती है चलिए बैठिए, ठीक है। फिर मैम बोलती है हाँ नाम बताइए अपना, हाँ मेरा नाम ये है, ठीक है मैम। मैम बोलते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर। तो वो ही होता है हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन। मतलब जब आप जॉब के लिए जाते हो ना किसी, तो आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो उन्हें इंटरव्यू क्वेश्चन कहते हैं। ये भी हमारा डायलॉग राइटिंग की तरह होता है, मतलब दो लोगों के बीच में बात, लेकिन आपको इसमें कुछ क्वेश्चन लगा देना है। जैसे श्याम, गुड मॉर्निंग सर। राम उसके टीचर है श्याम के, गुड मॉर्निंग प्लीज सिट, हाँ गुड मॉर्निंग, आप यहाँ पे आके बैठ जाओ। अब आप इनके बीच में कुछ बातचीत लगा सकते हैं, जैसे सर
मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ हूँ, क्या सर मैं इस क्लियर कर पाऊँगा? हाँ बेटा, आप क्लियर कर लोगे। मतलब ये सारी चीज़ें कि आप फिर सर पूछेंगे कि क्वेश्चन बताओ, मतलब कुछ क्वेश्चन आस्क करेंगे किससे? श्याम से। श्याम फिर उनके आंसर्स देगा, ठीक है? तो सारी चीज़ें ये इसमें आएंगी। होप कि आपको ये भी समझ आया होगा। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। अगला है हमारा FIR। जैसे कि मैंने बताया था, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ये आपने सुना भी होगा, बट आपको ये पता नहीं है कि कैसे लिखते हैं। आपने बोला होगा कि भाई FIR कर दे, भाई तुझे मार रहा है FIR कर दे, ठीक है भाई, केस कर दे, ठीक है। ये मतलब ये सारी चीज़ें हैं ना, जो केस तो यार अलग हो गया ना वैसे। हाँ, तो FIR तो हमारी पता होगा ना कि भाई अगर थाने में जाएगा तो FIR होगी, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो FIR लिखते कैसे हैं, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है अपने पुलिस स्टेशन। क्या लिखना होता है? अपना पुलिस स्टेशन, कि आपका पुलिस स्टेशन कहाँ पर पड़ता है उसके एड्रेस के साथ। उसके बाद आपको क्या लिखनी होती है? पर्सनल डिटेल, अपनी पर्सनल डिटेल लिखनी होती है। थर्ड आपको लिखना होता है प्लेस ऑफ ऑक्यूरेंस। प्लेस ऑफ ऑक्यूरेंस का मतलब क्या होता है, चलिए बताते हैं। प्लेस ऑफ ऑक्यूरेंस का मतलब होता है कि आपके साथ जो मतलब गलत चीज हुई है वो कहाँ पर हुई है। जैसे मेरा पर्स चोरी हुआ, मेरा पर्स चोरी हुआ कहाँ? शर्मा स्टोर के सामने बुधवार फेज 2 में, ठीक है। तो ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, शर्मा स्टोर के सामने बुधवार फेज 2 में। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो प्लेस ऑफ ऑक्यूरेंस, मतलब जहाँ पर आपके साथ वो वाद विवाद हुआ है, उस जगह को अच्छे से बता देना है। आगे डेट एंड हार ऑफ ऑक्यूरेंस, मतलब किस दिन हुआ आपके साथ वो गलत चीज़, ठीक है, और कितने घंटे हो चुके हैं उस गलत चीज़ को हुए आपके साथ, ठीक है। आगे डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्यूज्ड। डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्यूज्ड का मतलब हमारा होता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्यूज्ड का मतलब क्या होता है, पता है आपको? पता है? नहीं पता है ना। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्यूज्ड का मतलब ये होता है कि हमें जिस पर भी शक है, या फिर जो भी जिसने भी हमारा, जैसे मेरा पर्स चोरी हुआ था, तो जिसने भी मेरा पर्स चुराया है उससे रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें, जैसे जो होता वो बाइक पे आया था, स्प्लेंडर बाइक पे आया था, उसका रंग थोड़ा काला था, हाइट में थोड़ा छोटा था, तो ये सारी चीज़ें उन्हें बतानी होती है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं डिटेल ऑफ विटनेस, मतलब जो हमारे गवाह है। अब जैसे जब मेरा वो पर्स चोरी हुआ था ना, तो जो शर्मा स्टोर के जो मालिक थे उन्होंने देखा था वो चोरी होते हुए, तो वो हमारे क्या होंगे? विटनेस। बट विटनेस को आप पहले मतलब विटनेस को आप प्रस्तुत करने से पहले, मतलब प्रेजेंट करने से पहले उनसे बातचीत कर ले कि वो आपके मतलब फेवर में गवाही देंगे या फिर नहीं देंगे। ये नहीं कि डायरेक्टली आप FIR में उनके नंबर लिख के आ जाओ और पुलिस उनसे कांटेक्ट करे तो वो मना कर दे गवाह देने से, ठीक है। तो पहले आप उन्हें विटनेस से बातचीत करें कि क्या वो मेरे फेवर में गवाह देंगे या फिर नहीं, ठीक है। तो ये बात आपको पहले करनी होती है। फिर आपको कंप्लेंट, सबसे लास्ट में आपको कंप्लेंट लिखनी होती है। कंप्लेंट में क्या लिखना होता है कि जो भी आपका इंसिडेंट हुआ है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, जो भी आपका, जैसे मेरा पर्स चोरी हुआ है, मेरा पर्स सुबह जब मैं यहाँ पे जा रहा था तो फिर अचानक से 2 व्यक्ति बाइक पे आए, वो मेरा पर्स छीन के चले गए। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब कंप्लेंट में सारी चीज़ें दोबारा मतलब इलेबोरेट करनी होती है, अच्छे से समझानी होती है पैराग्राफ में, ठीक है। तो FIR यही है। होप कि आपको समझ आई होगी, ठीक है।